there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji aina bakhair rakle, and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hori and Hori Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday, और एक मिनट, वेंसडे नहीं बल्कि आज थर्सडे है. क्या हो गया आयशा, कम ऑन. मतलब कभी कभी इंसान बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाता है और कभी कभी बहुत ही आगे बढ़ जाता है कि उसको दिन वक्त उसका ख्याल नहीं रहता. खैर, सो आज चूंकि थर्सडे है और 4 तारीख हो चुकी है मई की, और 11:09 ऑन द डायल. उम्मीद है कि आज के दिन का आगाज अच्छे से किया होगा, और आज के दिन के हवाले से जो भी प्लान्स या जो कुछ भी आपने सोचा होगा, आई एम श्योर कि उसके लिए आपकी तैयारी बहुत भरपूर होगी. और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपने अगर मेरे शो को सुनने के लिए भी तैयारी की है तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. सो बहुत सारे वो लोग जिन्होंने आज पहली बार ट्यून इन किया है, सो आपको बताती चलूं कि अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं मुझे एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और वो लोग जो रेडियो सुनने के साथ साथ इस शो को देखना भी चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ भी इच्ची बिच्ची तक मिस ना हो, तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल मेरा एफएम का सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप हर शो के हवाले से फीडबैक भी वहां पर दे सकते हैं. राइट. सो जनाब, प्रोग्राम का तो स्टार्ट हो चुका है और आज उम्मीद है कि आप बहुत ही प्यारे लग रहे होंगे. आज आपकी किसी ने तारीफ भी कर दी होगी, नहीं की तो शायद कुछ देर में कोई तारीफ कर दे, लेकिन कोई अगर तारीफ नहीं भी करता तो इट डज नॉट मैटर, क्योंकि ये मैटर करता है कि आपने जो कुछ भी आज कैरी किया है उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट हैं. सो उम्मीद है कि आज आप भरपूर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिन को गुजारने की कोशिश करेंगे. सो जनाब, प्रोग्राम में तो बहुत सारे गाने हैं, बहुत कुछ है जो आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. अगर आपके पास आज कुछ है शेयर करने के लिए, बताने के लिए, यू आर मोर देन वेलकम. सो बताने के लिए आप 4471 का सहारा ले सकते हैं. मैसेज के थ्रू मुझ तक अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे AISHAMALIK आयशा मलिक ऑफिशियल. राइट. सो जनाब, इसी नोट के साथ जरा हम एक लीथल सा सॉन्ग सुन लेते हैं इन द वॉइस ऑफ बिलाल सईद. इसके बाद एक अदद प्रोमो, देन कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक, नहीं बल्कि कमर्शियल ब्रेक है. कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको करेंगे ज्वाइन, और आज के प्रोग्राम का ओवरव्यू जरा आपके साथ करेंगे शेयर. सो मौसम काफी प्लेजेंट है, ऐसा शायद कम ही हुआ है कि मई का महीना हो और जरा मौसम प्लेजेंट हो. सो कल भी मौसम प्लेजेंट था, और बहुत सारे लोग मेरी तरह शायद उनको जरा मौसम में थोड़ी सी खुनकी होती है तो वो फील होती है, तो वो पंखे शक्के बंद कर देते हैं. तो मेरे साथ ऐसा ही होता है. बट अगर आप को स्टिल फील हो रहा है कि नहीं गर्मी है और गर्मी का मौसम उरूज पे है तो चले ठीक है, मान लेते हैं, आपकी भी बात मान लेते हैं, मानना तो जरूरी है. बहरहाल अभी as I said earlier कि कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक है, तो फिलहाल जरा म्यूजिकल ब्रेक, देन कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. कर जान देने ओ बेवफाइयां, बिल्कुल कोई पता थोड़ी ना लगता है कि जब आपके साथ बेवफाई होनी है तो कैसे होनी है, अगले बंदे के दिल में क्या चल रहा है, अगला बंदा क्या सोच रहा है. ये तो सरासर आपका ही कसूर हुआ कि आपको किसी के दिल का हाल ना पता चल सका. अगर आप किसी के साथ कुछ अरसे से हैं और उसको जानने का दावा करते हैं, सो मेरा ख्याल है कि इंसान के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि अगर आप किसी के साथ बहुत एक अच्छे ताल्लुक के साथ रहे हैं, बट उस खूबसूरत ताल्लुक का एंड आप को पता ही नहीं है कि क्यों इतना वर्स्ट हुआ, और उस के पीछे जो बेवफाई
की जो मेन रीजन थी वो क्या थी, उस ताल्लुक को खत्म करने के लिए क्या एक चीज थी जो कि बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर गई. मतलब आपका प्यार मोहब्बत का जो एक मामला था वो साइड पे रह गया और वो जो बेवफाई की बात है वो हर चीज से ऊपर हो गई. सो ये समझने के लिए इंसान को कभी कभी कुछ लम्हे दरकार होते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है. ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग इतने मुश्किल होते हैं कि आपको उनके दिल की असल जो बात है वो पता ही नहीं चल पाती. मतलब आप उनके दिल का हाल ही नहीं सही तौर पर बता सकते कि उसके दिल में क्या चल रहा है. लेकिन कुछ लोगों का दिल इतना क्लियर होता है, इतना क्रिस्टल क्लियर होता है कि आप उसके साथ होते हैं और आपको उसके अल्फाज की भी जरूरत नहीं पड़ती, बट आप समझ जाते हैं कि उसके दिल में क्या है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है. लेकिन ये जो चीज है ना, ये एक्सपीरियंस भी बताती है आपको टू समहाउ. बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में मिलते हैं आपको. एक इंसान से धोखा मिलता है, 2 से मिलता है, 3 से मिलता है, या किसी भी तरह से आप लाइफ में कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते हैं जो आपको आगे चल के थोड़ा मोहतात कर देती है कि अच्छा इस तरह से तो आपको लोगों के साथ चलना ही नहीं है, लोगों को आपने ऐसे डील ही नहीं करना जैसे आपने माजी में किया. या फिर आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है लोगों को देखने का, परखने का, वो इस कदर ज्यादा हो जाता है लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बिना पर कि आपको अगले बंदे की शक्ल देख के अंदाजा हो जाता है कि यार अगला बंदा जो है वो क्या सोच रहा है, क्या उसके दिल में चल रहा है, या क्या उसके मन में चीजें जो है वो आपको लेकर जो है एक खिचड़ी पका रही हैं वो किस हद तक है. सो आप को अल्लाह ताला की तरफ से ये एक तरह की ब्लेसिंग भी कह सकते हैं कि ये मिल सकती है कि आपका जो गट है या जो आपकी जो तीसरी आंख है, कहते हैं ना तीसरी आंख जब खुल जाए तो बहुत सारे राज खुल जाते हैं. सो जो तीसरी आंख या जो आपका गट है, अगर इस चीज को एक्नॉलेज करना शुरू हो जाता है कि अगले बंदे के दिल में क्या है, अगले बंदे की सोच क्या है आपके लिए, तो फिर आपके उतने ही दोस्त, आपके उतने ही मैं समझती हूँ वेल विशर्स जिनको आप समझते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं. ट्रस्ट मी, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, ये तो मौला अली का भी फरमान है ना, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता. बट अगर आप के सब दोस्त हैं तो आपसे ज्यादा मुनाफिक कोई नहीं है. लेकिन अगर आपके दोस्त नहीं है ना तो फिर आप सही रास्ते में हैं, सही जा रहे हैं. सो अगर आपको ये अपनी जिंदगी से शिकवा होता है, गिला होता है कि यार आपके दोस्त नहीं है, आप के साथ कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें, या जिससे आप अपने दिल की बात करते थे और आप इस चीज का एक एहसास जो है वो दिल में लिए फिरते हैं कि यार अब मैं किससे करूं. अब आप अपने आप से करें, अपने रब के साथ करें. अपने रब के साथ वो जो एक कनेक्शन है जो शायद कहीं मिस हो जाता है, हमें पता नहीं चलता. बट अल्लाह ताला की जात भी क्या कुदरत रखती है, वो जैसे ही उसको पता चलता है मेरा बंदा जो है वो जरा भटक रहा है, उसको साथ ही झंझोड़ देती है और उसको साथ ही अपनी तरफ ले आती है. सो ये अल्लाह की कुदरत है. सो अल्लाह से बड़ा तो दोस्त कोई हो नहीं सकता. और जब वो जात सुनती है तो फिर सबके सुनने की जरूरत नहीं होती, या किसी एक इंसान के सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब वो सुनती है तो फिर तो दुनिया सुनती है, फिर तो दुनिया आपके पीछे होती है. सो लिहाजा उसको अगर हम राजी कर लें, उसके साथ अपना जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग बना लें, और हमारी जो क्रेविंग्स हैं लोगों के लिए वो अगर सिर्फ एक क्रेविंग की हद तक रह जाए तो फिर हमारी जिंदगी क्या, हमारी आखिरत हर तरह से समझ सकती है. बस ये वक्त के साथ एहसास होता है, तजुर्बात के साथ एहसास होता है, लोगों के साथ एहसास होता है. लोग आपको तो समहाउ या तो भटकने में मदद देते हैं या फिर आपको अपनी जिंदगी को संवारने में मदद देते हैं. सो हर वो इंसान जो आपकी जिंदगी को संवारने में किसी हद तक उसका रोल रहा है, सो उसको हमेशा
थैंक यू जरूर बोलना चाहिए लाइफ में, किसी ना किसी एक जगह पर, किसी एक मकाम पर. बहुत सारे रिश्ते हैं जिनको हम कहते हैं ये हमारा सगा है, ये हमारा अपना है. उसमें माँ बाप का रिश्ता हो सकता है, बहन भाई का रिश्ता हो सकता है, लेकिन जो रब की जात का रिश्ता है ना, वो आप कभी भी अपने लफ्जों में बता नहीं सकते कि उस रिश्ते को आप किस हद तक चेरिश कर सकते हैं अपनी लाइफ में, किस हद तक आप अपनी जो कमियां हैं वो दूर कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, एक दफा उसके साथ कनेक्शन बना के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यार वाकई में आयशा ने सही बात की थी. सो बहरहाल कभी कभी ऐसी बातें जो बहुत दिल से निकलती हैं, तो उम्मीद है कि उसका असर भी दिल से दिल तक ही होता होगा. अगर आपको ये मेरी बात समझ में आई है या आप इससे कनेक्ट हो सके हैं, तो चले आज से ही सही देर आए दुरुस्त आए. कभी भी किसी भी वक्त जब इंसान को समझ में आ जाए और वो वक्त उसके लिए एक्नॉलेजमेंट का वक्त हो, तो मेरा ख्याल उससे बेहतरीन वक्त कोई और नहीं हो सकता. सो उस वक्त को हमेशा चेरिश करते रहना चाहिए, उस चीज को हमेशा सेलिब्रेट करते रहना चाहिए जो आप के दिल को सुकून में ले आती है, आपको पुरसुकून कर देती है. Alright, welcome back once again. 11:33 on the dial. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और आजकल बहुत सारे लोग एक तो नज़ला जुकाम खांसी वगैरह की शिकायत कर रहे हैं कि उनको वायरल अटैक हो रहा है, और इसके साथ साथ एक और भी इशू बड़ों में भी है और बच्चों में भी बहुत ज्यादा है. वो ये कि उनको फूड पॉइजनिंग का मसला हो रहा है. वैसे भी आजकल जो तरबूज आ रहा है वो ना तो बहुत ज्यादा लाल है और ना ही वो वाइट है, बस पिंक और लाल के बीच का कलर है, जो कि अभी सही नहीं है. लिहाजा अगर आप तरबूज बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं तो इस वक्त जरा तरबूज खाने से परहेज करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि उनकी तबीयत खराब हो सकती है. सो इन केस आपकी अगर तबीयत खराब हुई है या आपको फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम हुआ है, सो प्लीज कोशिश करें कि अपनी फैमिली में या अपने आसपास, अपने गिरदो नवाह में जो भी लोग बचा हुआ खाना खाते हैं, या फिर जो लोग आजकल स्पेशली तरबूज को बहुत ज्यादा शौक से खा रहे हैं, सो कोशिश करें कि तरबूज जरा अभी थोड़ी सी और गर्मी आ जाए, फिर जरा बेहतर तरबूज आएगा तो वो आप खा सकते हैं. कुछ लोग स्ट्रॉबेरीज आजकल बहुत ज्यादा आपको नजर आती होंगी ठेलों पर, वो भी खाते हैं. सो कोई भी फ्रूट अगर आप खाते हैं और वो एक दिन से ऊपर हो जाता है, तो उसकी जो फ्रेश हालत है वो खराब होना शुरू हो जाती है. सो अगर थोड़ा सा भी फ्रूट खराब हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि उसको फ्रीज कर लिया जाए तो बचत हो जाती है, और आपके पैसे भी बच जाएंगे, और आप कोशिश करते हैं कि चीज को बचाने के लिए फ्रीज कर लेते हैं. सो कोशिश करें कि जो ताजा चीज है उसी का इस्तेमाल करें, और ना कि आप इस कोशिश में हों कि आपको खाना ना बनाना पड़े तो खाना जो है वो फ्रीज कर दें. उसको फिर आप माइक्रो में जब गर्म करते हैं तो उसको तो वैसे डॉक्टर्स कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप माइक्रो में गर्म करता हुआ जो खाना होता है या किया होता जो खाना होता है वो आप खाएं, तो आपकी सेहत पर उसका कोई नुकसान नहीं है, जबकि इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है जब आप गर्म किया हुआ खाना माइक्रो में खाते हैं, या एक दिन बासी या 2 दिन बासी. कुछ लोग तो ऐसे करते हैं जो स्पेशली वर्किंग लेडीज हैं. मैं अब गिला तो नहीं कर रही, बट कुछ लोगों के काम की नौयत ऐसी है कि उनको अपना काम जो है वो एडवांस में करना पड़ता है ताकि वो अपना घर भी बेहतर तरीके से चला सकें, और अगर बाहर वो काम करी हैं, जॉब करी हैं, तो उनकी जॉब भी इफेक्ट ना हो. सो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जो सब्जियां हैं उनको आप अच्छी तरीके से काट के
उनको आप कटिंग करके कुछ आप चाहें तो शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्लास्टिक बैग्स ऐसे मिल जाते हैं जिनको जिपलॉक कर सकते हैं आप. उनमें काट के रख लें और जल्दी से आपकी जो कटी हुई सब्जी होगी, बस सब्जी काटने का इशू होता है, अदरवाइज तो पकाने में तो कोई इशू नहीं होता. 1-8 घंटे में सब्जी बन जाती है. अगर आप बहुत ज्यादा देसी तरीके से नहीं पकाते तो पूरी आपको न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए. सब्जी है या दाल है, वो लोग जो बहुत ज्यादा खाने को पका के उसका बुरा हाल कर देते हैं, वो भी चीज सही नहीं है. मुझे याद है कि मेरी अम्मी जब सब्जी पकाती थी, वो हर चीज मिक्स करके और उसको दम पे पका देती थी, और वो कोई टेस्ट होता था. मतलब वो लोग जो ग्रेवी बनाते हैं, फिर सब्जी, ये जो शशके हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप खाना बनाने का शौक है, ठीक है, ये भी एक आर्ट है. ये भी एक मैं समझती हूँ कि आपके लिए बड़ी अच्छी मसरूफियत है. बट आप जितना सादगी के साथ खाना पकाएंगे उतना ही टेस्ट होगा और उतने ही उसके न्यूट्रिशन जो है वो आपको मिलेंगे, ना कि उसके जाया हो जाएंगे. जितना आप खाना पकाते हैं उतना ही ज्यादा आपकी जो ग़िज़ाइयत है खाने की वो निकल जाती है. जितना हो सके अपना खाना फ्रेश रखें, फ्रूट फ्रेश खाएं, और स्पेशली मैंने जैसा कि बोला है कि तरबूज से अगर आप अवॉइड कर सकते हैं अभी, तो आप प्लीज अवॉइड करें ताकि आपको फूड पॉइजनिंग ना हो, आपको एंटीबायोटिक्स ना लेनी पड़े, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है. बहुत सारे लोगों को स्टमक इश्यूज होते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं ज्यादा मेडिसिन खा के. तो मैं नहीं चाहती कि आपको इस तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े. राइट. उम्मीद है कि आप इस चीज का ख्याल रखेंगे. वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं. जब आप मुझे बताते हैं, शेयर करते हैं कि आयशा हम लोग तो ऐसा नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को पुश करने की जरूरत होती है. जैसे अभी कुछ वर्किंग वुमेन्स के बारे में मैंने बात की कि भाई वो कुछ हद तक अपना काम आसान कर सकती हैं, बट अगर खाना पका के रखती हैं आप, तो वो प्रैक्टिस मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए आपको. बहरहाल कोशिश से हर चीज हो जाती है मैनेज, बट अगर आप थोड़े से लेजी हैं, थोड़े से आपको लगता है कि बाकी के काम जो है ना वो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं सिर्फ खाना पकाने से. खाना पकाना बहुत मजे का काम है, ट्रस्ट मी. मैं वैसे इतना ज्यादा कुकिंग का काम नहीं करती, लेकिन जब भी करती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है काम करते हुए भी, और किचन में जो भी चीजें होती हैं उनको मैनेज करते हुए भी. उम्मीद है कि आप इस चीज का जरूर ख्याल रखते होंगे. वैसे भी आजकल बहुत महंगाई है, तो प्लीज हर चीज को जरा एहतियात और ख्याल के साथ ही अगर आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर बात है. All right, more music. Let's stand to welcome back once again. Well, मौसम की हम बात कर रहे थे, तो आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में वेदर की क्या कंडीशन है ये जरा हम देख लेते हैं वेदर अपडेट में. इस्लामाबाद में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, minimum 17 and humidity level 63%. और लाहौर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 21 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 55%. और सियालकोट में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 31, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 53%. सो बाय द वे, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट में सैटरडे को बारिश एक्सपेक्टेड है, और जब बारिश होगी तो डेफिनेटली मौसम जरा ज्यादा प्लेजेंट हो जाएगा. मतलब अभी आज 4 तारीख हो चुकी है मई की, और ये एक्सपेक्टेड है कि जो मिड ऑफ मई है हम जरा प्लेजेंट ही गुजार सकेंगे. और वो लोग जो जरा गर्मी के इलाकों में हैं या ऐसी जगह जहां पर थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, तो मैं समझ सकती हूँ यहाँ पर भी गर्मी आने वाली है. परेशानी वाली बात नहीं है, बस ये कुछ दिनों की चांदनी है, बाद में फिर अल्लाह ना करे अंधेरी रात हो. लेकिन हाँ, अंधेरी रात से याद आया कि जो 2023 का पहला चांद ग्रहण है वो कल लगेगा. यस, 8:14 PM से लेकर 10:22 PM तक जो ल्यूनर इक्लिप्स है वो ऑब्जर्व किया जा सकेगा कल. ओके. सो जनाब,
इसके साथ साथ कुछ और मजीद अपडेट्स अभी बाकी हैं जो कि आपके साथ मैं ऑन एंड ऑफ शेयर करती रहूंगी. अच्छा, अभी एक चीज जो बहुत ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है एंड दैट इज पाकिस्तान ने तो श्रीलंका को भी महंगाई और मालियाती जो बहरान है उसमें पीछे छोड़ दिया है. और इनफैक्ट अगर इस सिचुएशन में हम देखते हैं, बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बहुत हाई हैं, व्हीकल्स के रेट्स बहुत हाई हैं. इसके बावजूद लोग एसी चला रहे हैं, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं और लोग वो लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हैं जिनकी कीमत के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोग कानों को हाथ लगाते हैं. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. जब हम पहले कपड़े खरीदते थे जो पहले जोड़ा 3 से 4 हजार का आता था, अब वो मतलब उसे 2 गुना ज्यादा हो चुका है. और इस दफा ट्रस्ट मी मैंने ईद पे नया जोड़ा जो है वो नहीं बनाया. और मैंने जैसा कि आपसे ये चीज शेयर भी की थी कि यार कोई कुछ नहीं कहता कि ईद का जोड़ा आपका नया कहाँ है. मतलब आप महंगाई तो चले साइड पे रहेगी, मैंने ये सोच लिया है अब से ऑनवर्ड्स कोई फजूल खर्ची नहीं. और वैसे तो मैं पहले भी फजूल खर्ची नहीं करती थी, लेकिन अब से ऑनवर्ड्स मैंने सोचा है कि अगर आप मैनेज कर सकते हो तो उसको मैनेज करना आना आपको चाहिए. और अगर आप चाहें तो मतलब जितने मर्जी पैसे खर्च कर लें, जितना मर्जी आप अपने आप को सहूलत में रख लें, बट मैंने सोचा है कि उन लोगों का ज्यादा ख्याल रखना है जिनको जरूरत है या जो आपकी वजह से अपने लाइफ के सर्कल को थोड़ा और मजीद बेहतर कर सकते हैं. सो व्हाई नॉट. हमारी जिंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है ही. अच्छे तरीके से हम रह रहे होते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छी सवारी, हर तरह से सहूलत में जब इंसान होता है तो उसको अंदाजा नहीं होता. लेकिन थोड़ा सा अपने से लो पे आके भी देखना चाहिए कि जहां पर अगर आप कुछ कर सकते हो तो आपको करने की जरूरत है. ओके, सो इसके साथ साथ कुछ आपके साथ अगर अपडेट्स की बात करूं तो यस, फ्लाइट अटेंडेंट को मारकर मुसाफिर की तैयारे से निकलने की कोशिश हुई, जिसके बारे में जरा बातचीत आजकल चल रही है. और इस पर मैं समझती हूं कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं ऐसा एक्शन लिया गया है या नहीं, क्योंकि अमेरिका की जो स्टेट है टेक्सास, वहां पर ये मामला जो है वो पेश आया. और इसको क्या सीरियसली मॉनिटर किया गया या नहीं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे. अभी वक्त हमें ये इशारा दे रहा है कि हम कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं. म्यूजिक के बाद हमारे पास ब्रेक है. देन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में डेफिनेटली आपको करेंगे ज्वाइन. हाय लोए आजा माही. वेलकम बैक, वेलकम टू द शो. एक बार फिर से खुश आमदीद. 12:04 ऑन द डायल. 4 तारीख है आज मई की और मुझे कहते हैं आयशा मलिक. मुलाकात आपके साथ रहती है मेरी एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और कुछ आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में सालाना अरबों डॉलर की खुराक जाया होने का इंकशाफ सामने आया है. और इस हवाले से वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ का जो है वो एक स्टैंस सामने आया. सो उन्होंने इस बारे में कहा है कि पाकिस्तान में सालाना 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया होती है. खुराक का ज़या जो है वो इनफरादी अमल है जिसके लिए आगही मुहिम प्लान की जा रही है. अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इन्फ्लेशन के हवाले से, महंगाई के बारे में, कि हमने तो श्रीलंका का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और एशिया की सबसे वीकेस्ट तरीन करेंसी और
महंगाई की जो शरह है वो इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि लोग जो बेसिक खाने की चीजें हैं उनके लिए तरसते हैं. लोगों को लगता है कि उनका जो जिंदगी का निजाम है वो तो बात की बात है ना, मतलब आपको बेसिक जो चीजें जिंदा रहने के लिए चाहिए वो ही आपको मुयसर नहीं है. और यहाँ पर ये बात कही जा रही है वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की तरफ से कि पाकिस्तान में सालाना अरबों डॉलर की जो खुराक है वो ज़ाया हो रही है. और बेसिकली ये जो खुराक ज़ाया करने का मामला है ये एक इनफरादी अमल इसको कंसिडर किया. और वो लोग जो किसी भी होटल रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं बट वो ज्यादती में खाना उनका आ जाता है. सो वो खाना वहीं पर टेबल पर छोड़ने की बजाय, क्योंकि उन्होंने तो डिस्कार्ड करना होता है, वो खाना टेबल पर छोड़ने की बजाय आप अगर उसको पैक करवा लें और घर ले आए उसको खा लें, या फिर घर के आप उस होटल के बाहर या किसी रोड पे आपको कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसे लोग आपको नजर आ जाते हैं जो खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाते हैं और उनको तो समहाउ अपना एक वक्त का खाना जो है वो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और यहाँ पर हम खाना ज़ाया करने की बात कर रहे हैं. सो पाकिस्तान चूंकि शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है लेकिन इसके बावजूद मुल्क की पैदावार की जो सालाना तकरीबन 26% खुराक है वो ज़ाया हो रही है. और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मुल्क में खुराक के सालाना जो ज़िया की मिकदार है वो 19.6 मिलियन टन तक पहुंच जाती है. और मैं समझती हूं कि किसी भी सूरत में खाने का जो ज़िया है वो नहीं होना चाहिए. बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं वो छांटी के अमल के दौरान खुराक अक्सर सप्लाई के सिलसिले से निकाल देते हैं और एक्सपायरी तारीख जब करीब होती है तो भी खाना जो है वो ज़ाया हो जाता है. सो जब एक्सपायरी अभी है तो आप उसको खा सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है. सो एक्सपायरी से पहले अगर वो अशिया जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है और कोई उसको आप को इस्तेमाल करने की वजह से नुकसान नहीं है तो फिर उसको ज़ाया करने का क्या सबब. सो माहिरीन ये कहते हैं कि जब आप एक्सपायरी से पहले खाना खा लेते हैं, कोई भी जो 10 पैक फूड होता है या कुछ भी, तो उसका आपको नुकसान नहीं है. बिला खौफ खतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 1, 1.5, 2, 3 महीने की अगर डेट है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो अगर आप अपनी खुराक को सेव रखना चाहते हैं, इसके हवाले से मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूं. सो प्लीज खुराक के हवाले से इस तरह की जब हम बात करते हैं तो वो सरासर उन लोगों के साथ ज्यादती हो जाती है जो एक वक्त का खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वो खाना नहीं मिल पाता. एक वक्त की रोटी मुश्किल से उनको मिलती है. और अभी हम महंगाई की चूंकि बात कर रहे हैं और पाकिस्तान ने चूंकि महंगाई में मालियाती बहरान के शिकार कंट्री श्रीलंका को भी चूंकि पीछे छोड़ दिया है. और अभी एक रीसेंट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट शाया हुई जिसके अकॉर्डिंगली अप्रैल का जो मंथ है इसमें ये चीज देखने में आई कि महंगाई की जो शरह है वो 36% से ज्यादा तजावुज कर गई. और 1964 के बाद सबसे ज्यादा जो महंगाई की शरह है वो 2023 के साल के महीने अप्रैल में नोट की गई. और उन्होंने ये भी रिपोर्ट में मेंशन किया कि श्रीलंका में महंगाई की शरह 35% रही जो पाकिस्तान से कम है. पाकिस्तान में मई में भी महंगाई की शरह उरूज पर रहेगी, ये एक्सपेक्टेड है. लिहाजा हमें हर तरह से अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार रखना चाहिए कि मई का महीना भी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन. All right.
All right, more music, let's tattoo. Welcome back once again. Well, दो चीजें जो मुझे आप सबसे शेयर करनी है. एक ये कि एक तो मैं अभी बात कर रही थी कि अमेरिका की एक रियासत टेक्सास जहां पर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जो कि नहीं होना चाहिए था. हम समझते हैं ना डिसिप्लिन के हवाले से हम बहुत पीछे रह चुके हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां को शायद हम नहीं कंसिडर करते कि ऐसा कुछ हो सकता है जो हम पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ. यूनाइटेड एयरलाइंस में सफर करने वाले उस एक शख्स ने बेसिकली एयर होस्टेस जो है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और इमरजेंसी दरवाजे से कूदने की कोशिश की. बेसिकली हुआ ये कि वो जो शख्स जिसने एयर होस्टेस को तशद्दुद का निशाना बनाया, हुआ ये था कि उसकी जो सीट थी उस पर कोई और खातून बैठी थी. अब वो जो खातून थी उन्होंने उठने से इनकार कर दिया. उस पर फिर हुआ ये कि उस शख्स ने एयर होस्टेस को बुलाया. एयर होस्टेस ने उसके साथ थोड़ी सी बहस की, बट वो इनकार कर रही थी कि उसने सीट से नहीं उठना. तो इस पर एयर होस्टेस, जिसका बेचारी का कोई कसूर नहीं था, उसको उसने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और उस पर फिर उसको बहुत ज्यादा फिर मारा पीटा भी, जिस पर पायलट जो कि वहां पर मौजूद था और उसने इमरजेंसी दरवाजे से उसी वक्त निकलने की जब चूंकि उस शख्स ने कोशिश की तो उसको मना किया, क्योंकि उस वक्त जो है वो जो प्लेन था वो टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी था. और इस पर चूंकि कड़ी सजा भी उसको हो सकती है, बट फिलहाल ये एक ऐसा जुर्म है जो कि नाकाबिले माफी उस वक्त कंसिडर हुआ. और अभी आगे चल के उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनफैक्ट उसको जेल भी हो सकती है और उस मुसाफिर पर बेसिकली उस जो पर्टिकुलर एयरलाइन है उसकी जो परवाजें हैं उस पर सफर पर पाबंदी लगा दी है. सो ये तो एक इमीडिएट जो रिएक्शन हो सकता है वो किया. बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं यार. मतलब वही एक प्लेन है जिसने उस खातून को भी लेके जाना है, आपको भी लेके जाना है, तो आपको अगर आपकी अलॉट करदा सीट नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ गया. मतलब क्या ही हो जाना था. आपने क्या किसी और जगह पर लैंड करना था और उस खातून ने कहीं और जगह पर लैंड करना था. अगर आपको वो सीट ना मिली, अक्सर औकात अगर आप एयर ट्रैवल करते हो तो आपको इस चीज को विटनेस करने का मौका मिलता होगा कि लोग दूसरों की सीट्स पर बैठ जाते हैं और फिर डिटाई के साथ बैठते हैं. ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ज्यादा ये चीज ऑब्जर्व की है, देखी है. और लोग जब इतनी डिटाई के साथ दूसरों की सीट पर बैठ जाते हैं और उठने का नाम नहीं लेते, तो फिर मेरा ख्याल अगला बंदा अगर थोड़ा शरीफ हो तो वो ही थकार के साइड पे हो जाता है. लेकिन यहाँ पर तो उस इंसान ने एक ऐसा एक्शन दिखाया अपना कि जो बहुत ही मैं समझती हूँ कि नाकाबिले बर्दाश्त था और एक्सेप्टेबल तो दूर की बात है. इस तरह से तो अगर होना शुरू हो जाए तो फिर तो लोग कुछ भी कर सकते हैं प्लेन में और किसी भी तरह का कोई भी एक्शन ले सकते हैं. क्योंकि अगर प्लेन जो है वो अगर टेक ऑफ कर जाता या इमरजेंसी सिचुएशन में होता तो उस सिचुएशन में इस मामले को कैसे फिर हैंडल किया जाता, किस तरह से इस चीज को देखा जाता. सो ये सवाल अभी मेरा उठ रहा है. और इसी चीज को देखते हुए एक और भी इंसिडेंट जो कि पाकिस्तान में हुआ. अब ये तो हम अमेरिका की बात करें, अब जरा पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं. वो लोग जो हैंडीकैप्ड है उन लोगों के लिए तो मेरा ख्याल है कि सहूलत होती है व्हील चेयर्स की, जो भी उनकी जरूरत होती है. सो उनको व्हील चेयर को लाने के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पैसे नहीं है कि आपने इतना पे करना है तो ही आप अपनी व्हील चेयर लेके आ सकते हैं.
अब हुआ ये कि एक शख्स जो कि हैंडीकैप था, उसको कराची से दुबई का ट्रैवल करना था, बट एक एयरलाइन जिसने उससे 13,000 रुपये जो है वो डिमांड किए कि अगर आपको व्हील चेयर चाहिए तो आपको 13,000 पे करने पड़ेंगे. सो इस पर उस शख्स को गुस्सा तो जाहिर सी बात है, आना जायज था, बट सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की जो चीजें हैं उनको इजीली इग्नोर किया जा सकता है, और अगर इग्नोर किया जा सकता है तो फिर ऐसे लोगों के राइट्स कहाँ गए कि जिनका हम बहुत प्रचार करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए हमें करना है, उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह डील करना है. और जब हम नॉर्मल इंसान की तरह डील करने की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर इस तरह के भी मामलात हो जाते हैं कि यार ऐसे लोगों को हम इतने बुरे तरीके से डील करते हैं कि वो बेचारा ऐसी सिचुएशन में सर पकड़ के और क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता. सिवाय इस चीज के कि वो शिकवा करे और ऐसे वाकयात की मजम्मत करे. मतलब यार हद हो गई है सीरियसली. मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक इंसान जो पाकिस्तान से ही है और पाकिस्तान की ही एयरलाइन है और उसको इस तरह से कहा गया कि 13,000 अगर आप पे करेंगे तो ही आप अपनी जो व्हील चेयर है वो साथ लेके जा सकते हैं. सो बहुत 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 ज्यादा शदीद मिजरेबल ये सिचुएशन है और मुझे हैरत होती है कि उन्होंने कैसे ये कर लिया. सो मैं तो खैर अगर होती मैं उस इंसान के साथ जरा दो टोक बात जरूर करती. और मेरा ख्याल है कि सराउंडिंग में जो भी लोग होंगे शायद उन्होंने भी इस वाकये की मजम्मत की होगी और उन्होंने भी डिस्करेज किया होगा. ऐसे वाकयात को नहीं होना चाहिए. और जब हम दूसरों के हुकूक की बात करते हैं तो ये भी एक हक है जिसको कि हमें बहुत बेहतर तरीके से कंसिडर करना चाहिए कि जब किसी का बुनियादी हक देने की बात आती है तो उसमें सब लोग मिलके उसका हक दें. खैर अभी जरा एक ऐसा गाना मैं प्ले करने के मूड में हूं जिसका सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है, बहुत ज्यादा चर्चा है. और ये वो गाना है जो कि पसूड़ी के बाद टॉक ऑफ द टाउन बना है. और इसमें जो हार्मनी है शाय गिल एंड अली सेठी और इस गाने की पूरी टीम बेसिकली अमेजिंग. सो इसको सुनते हैं जरा. आज मैं वैसे पहली दफा प्ले करने जा रही हूँ अपने प्रोग्राम में, सो मे बी आने वाले दिनों में आप इसको डेली ही सुने. सामने आ जाएं तो शायद आप वो सब कुछ भूल जाएं जो आप कहना चाहते हो. अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ सोच के बैठे होते हैं कि अच्छा ये बात भी करेंगे वो बात भी करेंगे, और जब वो इंसान हमारे सामने आता है तो हम सब वो चीजें भूल जाते हैं. वो सब कुछ हमारे दिमाग से गायब हो जाता है कि जो हम सोच रहे होते हैं अच्छा ये भी बात होगी वो भी बात होगी एंड ब्ला 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 ब्ला. एनीवे कहा यह जा रहा है बिल गेट्स की तरफ से, बेसिकली उन्होंने पेशगोई की है कि 12 साल के बाद दुनिया में कोई भी मुल्क गरीब नहीं रहेगा, लिहाजा पाकिस्तान को सुकून.com में रहना चाहिए. ये कैसे मुमकिन है वैसे? आप आज ये बात करें कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मुल्क की सूरत हाल बहुत ज्यादा बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और कोई भी चीज स्टेबल नहीं हो रही. लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये सब कुछ हम आज कह रहे हैं तो कल किसने देखा है. सो आज में अगर हम एक होप रखें कि इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए बहुत खुशाइंद होगा, बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा. सो दैट मीन कि वो जो एक पॉजिटिव अप्रोच है वो आने वाले वक्त को बेहतर कर सकती है. लेकिन यहाँ पर बिल गेट्स का जो एक प्रपोजल है वो कुछ इस तरह से है. उन्होंने ये कहा कि जो साल 2035 है उस तक दुनिया में कोई भी मुल्क गरीब नहीं रहेगा. वो इस तरह से कि जो अमीर ममालिक हैं वो अब अपने जितने भी अहम मंसूबे और एजादात हैं उनको इस्तेमाल करने की बदौलत 2035 तक दुनिया में ये कोशिश कर सकते हैं कि कोई भी मुल्क गरीब ना रहे. और उनका बेसिकली जो लेटर था वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में पढ़ा गया
और उसके मुताबिक डिफरेंट जो प्रपोजल्स हैं वो उन्होंने दिए और बिल गेट्स ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि या दरमियानी आमदनी वाले ममालिक अपने अमीर पड़ोसी जो ममालिक हैं उनसे सीखेंगे, जैसे कि मेडिकल का जो शोबा है उसमें नई वैक्सीन, ज़राअत में बेहतर, बीज से ज्यादा पैदावार और डिजिटल इनकलाब वगैरह जो है वो किस तरह से लाया जा सकता है। और ये अगर काम हो जाएगा तो डेफिनेटली 12 साल कोई ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा तवील अरसा नहीं है, ये तो चुटकियों में गुजर सकता है। खैर ये तो उनका प्रपोजल था, तो अब देख लेते हैं इस प्रपोजल के अकॉर्डिंगली 12 साल की जो सूरत हाल है वो कैसी रहती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मोर म्यूजिक लेस टैटू, वैसे लेस तो दूर दूर तक कोई पता नहीं होता मुझे, लेकिन ये है कि जो काम की बात है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। सो आज के प्रोग्राम का कोटा बस पूरा हुआ और इंशाल्लाह बाकी बातें करेंगे कल सुबह 11 बजे। कल चुके फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे का दिन तो वैसे ही बरकतों से भरपूर दिन होता है और आई एम श्योर कल का दिन आपके लिए बहुत 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 खुशाइंद रहे। सो इस दुआ के साथ चाहूंगी आप सब से इजाजत, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान। This is Mira FM 107.4.